नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश यादव और आजम खान के बीच बढ़ती दूरियों की, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के लिए आजम खान को भी न्योता दिया गया था, लेकिन आजम खान नहीं आए। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या आजम खान अपने लिए कहीं और ठिकाना देख रहे हैं। अखिलेश से आजम की दूरी जरूरी या मजबूरी? आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में रहेंगे। अखिलेश ने बुलाया, नहीं आए आजम। यहाँ पर आने के लिए आपने कहा भी इनकी तबीयत खराब है आज की बैठक में, लेकिन कल उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो धीमे धीमे करके वो रुक रुक करके आ रहे हैं। अदावत की बगावत, आजम की ये कैसी शिकायत? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने पर, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। जब से आजम खान जेल से छूट कर आए हैं, अपने साथ बगावत का एक नया तूफान लेकर आए हैं। और अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। क्योंकि रविवार को समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानमंडल की बैठक बुलाई थी, लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस बैठक में शामिल नहीं हुए। और अब आजम की इस दूरी से सवाल बड़ा हो गया है कि क्या आजम ने समाजवादी पार्टी से दूर रहने का मन बना लिया है। क्योंकि एक तरफ आजम किसी से गिला शिकवा नहीं होने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बैठक से उनकी दूरी कई सवाल खड़े कर रही है। जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराजगी, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ, तो आधार कहाँ से आएगा? वहीं अब सबकी नजर बजट सत्र पर टिकी हुई है, जो सोमवार से शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि आजम भले ही बैठक में ना हो, लेकिन सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में जरूर शामिल होंगे। आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में रहेंगे। हालांकि आजम खान बजट सत्र में शामिल हों, इस पर सस्पेंस है। देखिए, शपथ तो लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफर कर सकूँ। तबीयत तो अच्छी नहीं है, कोशिश करूँगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजम आखिर अखिलेश यादव से कब तक दूरी बनाकर रख पाएंगे, क्योंकि उन्हें आज नहीं तो कल विधानसभा जाना ही होगा। और ऐसी चर्चा है कि विधानसभा में उनकी कुर्सी अखिलेश यादव के बगल में हो सकती है। इंतजार इस बात का है कि जब 23 मई से यानी सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो क्या आजम खान और अखिलेश यादव की वहां विधानसभा के भीतर मुलाकात होगी? क्या आजम खान विधानसभा के इस पूरे सत्र में आएंगे? वहीं जानकारों की माने तो आजम शिवपाल सिंह यादव के साथ भी बैठ सकते हैं। दोनों की नजदीकी किसी से छिपी हुई नहीं है। शिवपाल न सिर्फ आजम से मिलने जेल गए थे, बल्कि जब आजम सीतापुर से रिहा हुए तब भी शिवपाल वहां पर मौजूद थे। आजम खान से निरंतर संपर्क करने के बावजूद भी जिस लाभ की अपेक्षा शिवपाल जी करते हैं, वो उनको मिलेगा नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह आजम खान साहब के साथ थी, है और रहेगी। मतलब सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आजम खान के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब सबकी नजर कल से शुरू होने वाले बजट सत्र पर टिकी है, क्योंकि अगर आजम खान गए तो वहां अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन सवाल आजम खान की मौन बगावत का है, क्योंकि वो ना तो सीधे तौर पर अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं, ना ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में दर्दों को बयां कर रहे हैं, उसे देखकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रूठे हुए आजम को अखिलेश मना पाएंगे? क्योंकि सवाल उस वोट का भी है जो आजम खान के जाने से बिखर सकता है। जेल में बिताई रातों का हिसाब, आजम ने खोली लाल किताब। आपकी सबसे अजीज दोस्त हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने फोन करके खैरियत वगैरह ली कि नहीं? अभी हो सकता है मेरा नंबर ना हो उनके पास, वक्त ना मिला हो।
न शिकवा न शिकायत, आजम की मौन बगावत। वो जिसका जितना सहयोग रहा उसका शुक्रिया, जिनका नहीं रहा उनका भी शुक्रिया। और मैं खुद इस पोजीशन में था ही नहीं कि मैं किसी के सहयोग को किसी तराजू में तोल पाता। समाजवादी पार्टी को जितना झटका यूपी विधानसभा चुनाव में हार से नहीं लगा, उससे ज्यादा आजम खान की मौन बगावत से लगा, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के चलते समाजवादी पार्टी पहली बार 32% वोट तक पहुंची, अब उस वोट पर संकट मंडराने लगा है। क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं, वो किसी शूल की तरह चुप रहा है। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए। जिन साहिबान के नाम ले रहे हैं आप, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी, तो मैं उनसे पूछता। पहले तो हुई थी, तस्वीरें भी देखी थी हमने जब शुरू में विधानसभा में वो आए थे। कहाँ मुलाकात हुई है? उस मुलाकात के बाद तो फिर हम बिहाइंड द बार्स हो गए थे। आजम खान की नाराजगी न सिर्फ अखिलेश यादव से बल्कि मुलायम सिंह यादव से भी खुलकर सामने आ गई है। एक पार्टी हुआ करती है समाजवादी पार्टी, कभी हम उसके मामूली से वर्कर हुआ करते थे, आज भी वही मामूली वर्कर हैं। उन्होंने फोन करके खैरियत वगैरह ली कि नहीं? अभी हो सकता है मेरा नंबर ना हो उनके पास, वक्त ना मिला हो, तो इसमें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं और जाएंगे, क्योंकि कई राजनीतिक दल आजम खान को ऑफर दे चुके हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी के ऑफर लेटर को खुद आजम खान एबीपी गंगा पर खारिज कर चुके हैं। MIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आपके लिए दुआ की, मिलने के लिए उन्होंने लेटर वगैरह भी सुना है जेल भिजवाया था, क्या कहना चाहेंगे? मैं अब जेल से तो निकल आया हूँ, लेकिन लेटर अभी तक नहीं मिला है मुझे। आपको मिला हो तो कह नहीं सकता। लेकिन शिवपाल यादव और कांग्रेस के नेताओं का है, जिनसे आजम खान की नजदीकी हाल के दिनों में खुलकर सामने आई है। अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है, और नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा। वहीं सवाल इस बात का भी है कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जेल से छूटने के बाद आजम से मिलने जाएंगे। उनके घर में जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं। यानी अब सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर टिकी हैं कि उनका यादव मुस्लिम वोट का साथ बना रहे तो तुरंत रूठे हुए आजम को मनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बजट सत्र का डिजिटल चैप्टर, क्योंकि कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि सदन में ठीक से काम हो सके, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि इस बार का सदन हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। बजट सत्र का डिजिटल चैप्टर। विपक्ष करेगा वार, सियासत होगी धुआंधार। यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार इसके हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के मोर्चे पर बड़ी घेराबंदी कर सकता है। हालांकि सदन का काम ठीक से चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबसे सहयोग की अपील की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा से इंद्रजीत सरोज, कांग्रेस से आराधना मिश्रा, बसपा से उमाशंकर सिंह और राजा भैया मौजूद रहे। आपने देखा आज महंगाई के बारे में,
9.5 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये डीजल पर कम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जन भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जहां अपनी तैयारी की हुई है, अपनी उपलब्धियां तैयार की हैं सदन में बताने के लिए, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को सदन के भीतर घेरने की अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो खराब कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, कुछ घटनाओं में पुलिस वालों की जो भूमिका रही है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र 23 मई से 31 मई तक चलेगा, वहीं 26 मई को बजट पेश होगा। वहीं इस बार विधानसभा का बदला बदला अंदाज नजर आएगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से पेपरलेस करते हुए विधानसभा को हाईटेक कर दिया गया है। करीब 200 नए विधायक सदन पहुंचे हैं, जिन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। मतलब सभी विधायकों की सीट पर टैबलेट होगा। सदन में जो कार्रवाई होगी उसके सारे सवाल जवाब टैबलेट पर दिखाई देंगे। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात ज्ञानवापी पर बर्फबारी, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसा बयान दिया है कि हड़कंप मच गया, और रही सही कसर कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने पूरी कर दी, क्योंकि एक को शिवलिंग पर भरोसा नहीं तो दूसरे को कानून पर। रिपोर्ट देखिए आप। ज्ञानवापी पर सियासत भारी, सबकी अपनी अपनी दावेदारी। महंत का दावा, वजू खाने के भूतल में है बाबा। बाबा साहब के आनंद वन में जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग मिला नहीं है, वो शिवलिंग अनादिकाल से है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फवारा, इसकी सुनवाई जहां एक तरफ अदालत में चल रही है, लेकिन इस बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शिवलिंग के दावे को खारिज कर सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। बर्क का ये तर्क ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। डमरू है, शंख है, श्री लिखा है, स्वस्ति लिखा है, सब साबित कर रहा है कि हिंदू मंदिर है। लेकिन जो अवशेष है वो मंदिर के ही अवशेष हो सकते हैं, किसी मस्जिद के नहीं हो सकते। 3 दिन के सर्वे की जो रिपोर्ट अदालत में स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की है, उसमें भी शिवलिंग होने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक ज्ञानवापी को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बर्क ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बर्क के इस बयान से यह भी साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, जो बेस वोट बैंक है, और जो मुस्लिम नेता हैं, वो पार्टी के मुखिया और बड़े नेताओं की चुप्पी से नाराज है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब तक अदालत का कोई फैसला न आ जाए, क्या किसी राजनीतिक दल का ये बयान देना सही है? हालांकि बर्क अकेले नहीं है। कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा बर्क से भी एक कदम आगे हैं, जिन्हें न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं है। में सोचते हैं, देश से प्रेम करते हैं, और हम चाहते हैं देश में एकता और अखंडता का माहौल बना रहे। हुकूमत को ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि उन्हें लगता है कि अगर ये मुल्क में अमन व अमान रहेगा, सब चैन से रहेंगे, तो उन्हें श्रीलंका नज़र आएगा। और श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के बन चुके हैं, उसी दहाने पर खड़ा हुआ है। दिवालिया होने के दहाने पर हमारा देश खड़ा है। हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम से देश को बचाना चाहिए। वहीं सबके बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया है कि वजू खाने के बोतल में शिवलिंग है, और इसको लेकर वो एक याचिका सोमवार को कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं। बाबा साहब के आनंद वन में जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग मिला नहीं है, वो शिवलिंग अनादिकाल से है। और सन 92 में जिसको बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, तो जैसा नंदी के मुख सामने वाला गेट खोल दिया जाए, क्योंकि बाबा की सेवा पूजा राग भोग स्नान ध्यान होना जरूरी है, चाहे बाबा किसी भी रूप में। बाबा तो बाबा है। मैं विश्वनाथ मंदिर का महंत हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरा यह अधिकार है। ज्ञानवापी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये धर्म का मसला है, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है,
इसको लेकर वैसे ही सियासत हो रही है जैसे अयोध्या को लेकर होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राम मंदिर के गर्भगृह की तैयारी, क्योंकि राम मंदिर का काम तेजी के साथ शुरू हो गया है और 1 जून के शुभ मुहूर्त पर गर्भगृह का काम शुरू होने वाला है। वहीं मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए 2023 में खोलने की चर्चा है। राम मंदिर की गर्भगृह तैयारी। रामलला का विराट संकल्प। राम मंदिर का निर्माण कब होगा, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 1 जून से राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1 जून की सुबह 9 से 11 बजे के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में एक शिलापट लगाकर पहली मंजिल के कार्य का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और अयोध्या के साधु संतों की भी मौजूदगी रहेगी। वहीं सीएम योगी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की चर्चा है। वहीं 21 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया जा रहा है, जिसमें 17,000 पत्थर लगाए जाएंगे। इसमें से करीब 5,000 पत्थर अब तक लगाए जा चुके हैं। इस पूरे चबूतरे को सितंबर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 2023 तक मंदिर का पहला तल बनकर पूरा हो जाएगा और अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच अस्थायी मंदिर से रामलला को भव्य और दिव्य मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर राम मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर की 2 मंजिल का निर्माण कार्य चलता रहेगा, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। मतलब 2023 से श्रद्धालु भव्य राम मंदिर के दर्शन करने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात महंगाई पर पेट्रोल की, क्योंकि केंद्र सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता को राहत दे दी है। पहली पेट्रोल डीजल के दाम कम करके और दूसरी एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देकर। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये महंगाई से पूरी राहत कब मिलेगी। महंगाई से राहत क्या खत्म होगी आफत? सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी, रसोई की पूरी एबीसीडी। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए कम कर महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ी राहत दे दी है। तेल के दाम घट गए हैं, खुश है? बहुत ज्यादा खुश है सर, इससे हमें फायदा बहुत ज्यादा इससे। पेट्रोल के दाम से सारी चीज़ें सस्ती होंगी। सर राहत तो बहुत है, देखिए 8 रुपए कम होना पेट्रोल पे बहुत मायने रखता है। खुश तो होना ही है, जब कम हो गया तो आगे और कम होना चाहिए। सरकार ने ये कदम एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दी है। इससे सरकार के राजस्व पर हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। लेकिन जिस तरह से तेल की कीमत बढ़ रही थी और जिस तरह से इसका असर रसोई पर पड़ रहा था, ये राहत देना जरूरी था, क्योंकि खुदरा महंगाई दर एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गई है। आप बताइए, आप आए हुए हैं तो 9.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता होना, कुछ बचेगा जेब में? कुछ नहीं बच रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा इससे, तो इस पेट्रोल से थोड़ा कुछ हो जाएगा, महंगाई तो और भी है। सर पेट्रोल सस्ता कहाँ हुआ है? और ये बताइए, अभी इतना भी सस्ता नहीं हुआ पेट्रोल, क्योंकि घर कैसे चलेगा? बढ़िया बात हो गई तो बस इतना ही कहेंगे हम तो। केंद्र सरकार ने जहां बड़ी राहत पेट्रोल डीजल पर दी है, वहीं एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी भी दी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा, क्योंकि 1000 के पार पहुंच चुके सिलेंडर के चलते उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो रहा था। 200 रुपये से क्या होता है? जब तो 300 साढ़े 300 में भरा जाता और अब 1000 रुपये में भरा जा रहा है, 1050 का हो गया है। हम इस तरह से देखते हैं, हमें सिलेंडर मिला तो क्या हम अपने परिवार को अच्छी तरह से पालेंगे? अब इतना महंगा सिलेंडर खरीदेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? 200 रुपए की ये सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर मिलेगी, जिससे सालाना सरकार का 6100 करोड़ का राजस्व प्रभावित होगा। लेकिन सरकार के इस कदम से परिवारों के चेहरे पर खुशी ला दी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये महंगाई से बचने का स्थायी इलाज है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हालत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।